नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विवेकानंद कैरियर पॉइंट पर। आज हम करने जा रहे हैं फ्राइड का सिद्धांत जो है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो फ्राइड ने ये सिद्धांत दिया जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, साइको एनालिटिक थ्योरी कहते हैं। ठीक है, तो अब ये सिद्धांत है, ये क्या है, इसे हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले ये साइको माने मनोविश्लेषणात्मक और ये विश्लेषणात्मक। ठीक है, इन्होंने पूरा एनालिटिक का मतलब तो आप समझते होंगे ना, किसी चीज़ का विश्लेषण करना, एनालिसिस करना वो होता है। तो इन्होंने साइको का एनालिसिस किया है, किन्होंने, फ्राइड। और ये रहने वाले कहाँ के थे, ऑस्ट्रिया के, ऑस्ट्रेलिया के नहीं, ऑस्ट्रिया के। और ऑस्ट्रिया में कहाँ, वियना। अब ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जीन प्याजी का एक बार पूछ लिया था कि वो कहाँ के रहने वाले थे, स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे ना, वो पूछ लिया था एक बार पेपर में। तो इसलिए हमें ये याद रखना है, फ्राइड कहाँ के रहने वाले थे, ऑस्ट्रिया के, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ध्यान रखना। अब इन्होंने जो सिद्धांत दिया वो सिद्धांत था साइको एनालिटिक थ्योरी। अब साइको माने मन। अब ये मन है ना, इन्होंने पूरा क्लियर कर दिया कि मन क्या होता है, और फिर उसका क्या किया, मतलब एनालिसिस किया। जैसे कि ये आपको दिख रहा होगा, इन्होंने, फ्राइड ने जो ये इनका विश्लेषण किया, ये 5 प्रकार से ऐसे किया, जिसको हम लाइन वाइज पढ़ते हैं। जैसे फर्स्ट है स्थलाकृति सिद्धांत। ठीक है, इसमें स्थलाकृति सिद्धांत जो इन्होंने दिया, स्थलाकृति सिद्धांत, इसमें इन्होंने मन को 3 प्रकार से बांट दिया। आपको शायद पता भी होगा, या माइंड कहते हो। इन्होंने ये साइको, मन, इसको 3 प्रकार से बांटा। कैसे, एक तो चेतन मन, कौन सा मन, चेतन, और एक अचेतन मन, और तीसरा था अर्धचेतन मन। इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड और सेमी कॉन्शियस माइंड। ठीक है, अब जो ये रियल चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन क्या होता है, इसके बारे में इन्होंने डिटेल से बताया। सबसे ज़्यादा इन्होंने किस पर बल दिया, आप कह सकते हो सबसे ज़्यादा इन्होंने जो ध्यान दिया वो था अचेतन मन। तो इन्होंने क्या, इसमें सबसे ज़्यादा किसका परसेंटेज होते हैं मन में, पूरे मन में, तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज या माइंड में होते हैं, अपना अचेतन मन सबसे ज़्यादा होता है। इसे स्थलाकृति भी क्यों कहते हैं वो भी आपको बताते हैं इसी के आधार पे। जैसे आपने कभी, क्या कहते हैं इसे, बर्फ़ का टुकड़ा देखा होगा समुद्र में डूबता हुआ। मान लो ये एक बर्फ़ का टुकड़ा है जो कि क्या है, समुद्र में डूबा हुआ है, ये अपना समुद्र हो गया। ठीक है, तब इसमें आपको क्या दिख रहा है, आधा जो बर्फ़ का टुकड़ा है, आधे से भी ज़्यादा बर्फ़ का टुकड़ा है वो अंदर डूबा हुआ है, और बाहर अपनों को यही दिख रहा है। जैसे आपने कभी ध्यान किया होगा कि अपनी जो, क्या कहते हैं, सक्सेस होता है वो इतना दिखता है, और जबकि जो अपने प्रैक्टिस की है वो सारी इतनी होती है ना, वही बात है सेम। कैसे, जो अपना को दिख रहा है ना, ये मन क्या है, इन्होंने मन से तुलना की है इस बर्फ़ के टुकड़े से। तो मैं इसको लिख देती हूँ, बर्फ़ का टुकड़ा। ठीक है, इस बर्फ़ के टुकड़े की किससे तुलना की है, इन्होंने मन से तुलना की है। और जिसमें ये ऊपर जो तैर रहा है, आपको दिख रहा है ना, इसे कहा है उन्होंने चेतन मन। जो अपनों को इतना सा दिख रहा है, ये तो चेतन मन है, रियल में कॉन्शियस है, जो अपने जागृत होते हैं, वो वाली अवस्था तो इतनी होती है। जबकि जो अपनी अचेतन मन की अवस्था होती है ना, वो देखो इतनी सारी है, और ये अपना अचेतन मन, ये होता है 10%। आपको लग ही रहा होगा 100% का ये 10% होता है। जबकि जो अपना अचेतन मन होता है, ये होता है 90%। या इसे आप लिख सकते हो 1/10, और इसे लिख सकते हो 9/10। मतलब 10 में से 9 हिस्सा अचेतन मन का होता है, और 10 में से 1 हिस्सा चेतन मन का होता है। समझ आ गया होगा आपको। तो अब अर्धचेतन सोच रहे होगे भी, अब मैंने चेतन भी बता दिया, अचेतन भी बता दिया, तो अर्धचेतन कहाँ है। कभी बर्फ़ डूबती है पानी में, तो आपने ध्यान दिया होगा, कभी वो नीचे कभी ऊपर, नीचे ऊपर होती रहती है ना, इसे क्या कहते हैं, अर्धचेतन कहते हैं। ये वाली अवस्था, आधी बर्फ़ ऊपर नीचे जो हो रही है यहाँ की इतनी सी, ये अपनी अर्धचेतन वाली। ठीक है, तो इस प्रकार इन्होंने मन में जो उनके मन के प्रकार 3 प्रकार से बताए, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। ठीक है, तो वो स्थलाकृति सिद्धांत के अंदर, इसमें भी इन्होंने ये सिद्धांत क्या दिया,
स्थलाकृति वाला दिया उसके अंदर ये बताया इन्होंने, ठीक है। अब उसमें भी सबसे ज़्यादा बल इन्होंने किस पे डाला, अचेतन। अब ये होता क्या चेतन वो देखते हैं। तो चेतन में अपनी जितनी भी जागृति की अवस्था होती है, जो अपने सोच समझ के जितने भी निर्णय लेते हैं ना, वो सब चेतन मन में होते हैं, ठीक है। और जितना भी अपने बोल रहे हैं, अभी मैं बोल रही हूँ ना, आप सुन रहे हो, अगर ध्यान से सुन रहे हो तो वो सब चेतन मन के अंदर आता है, ठीक है। तो ये सब क्रियाएं होगी जो अपने जागरूक होकर करते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब अचेतन मन में क्या होता है ना, जो चीज़ें अपने दुख पहुंचाने वाली होती हैं या अविस्मरणीय होती है, ऐसी कोई घटना जो जिसे अपने कभी भूल नहीं सकते, या वो दुख वाली घटना होती है, वो सारी की सारी घटनाएं इसमें आ जाती हैं। एक तो और देखें, जैसे कि अनैतिकता। अब अपने नैतिक तो बहुत दिखाते हैं कि हम नैतिक हैं, है ना। अनैतिकता भी तो सब में होती है, शरारत भी तो हर कोई करता है थोड़ी बहुत, तो वो सब कहाँ होती हैं, वो सब अचेतन मन में छुपी हुई होती हैं, ठीक है। तो जैसे ये आपको दिख रहा है ना बर्फ़ का टुकड़ा, ये इसके अंदर पानी के अंदर तैर रहा है, तो ये सब अपनी जो ऐसे छुपी हुई होती है, कि इन्होंने बताया, ये सब फ्राइड ने बताया, ठीक है। और अर्धचेतन, जो आपने कभी ध्यान दिया होगा, कभी कभी हमसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है तो अपने फंस नहीं जाते, याद तो आ रहा है, नहीं भी आ रहा है, ऐसे हो जाता है ना, तो वो सब किस में आ जाता है, अर्धचेतन में, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हो, आधी याद होती है और आधी नहीं याद होती, वो अर्धचेतन मन में होती है, ठीक है। ये हो गया क्या, फ्राइड का जो स्थलाकृति का सिद्धांत है, ये मन के प्रकार है, वो कंप्लीट हुआ, हमने ये किया। अब अपने आगे करेंगे गत्यात्मक पक्ष। तो स्थलाकृति सिद्धांत, टोपोग्राफी भी कहते हैं इंग्लिश में इसे। तो अचेतन को क्या कह रहे थे, कॉन्शियस माइंड, और चेतन को, अचेतन को कहते हैं अनकॉन्शियस माइंड, और अर्धचेतन को कहते हैं सेमी कॉन्शियस माइंड। और अचेतन होता है वो सबसे ज़्यादा इन्होंने प्रभावी बताया इसमें, जिसमें इन्होंने क्या क्या बताया, दुख, जो भी तकलीफ वगैरह वाली बातें होती हैं, वो सब इसमें होती हैं, ठीक है। और इन्होंने ये 90% बताया है, पूरे माइंड का 90% अचेतन मन में होता है। हो गया, समझ आ गया होगा आपको। अब अपने करते हैं, फ्राइड ने आगे भी बताया किस कौन सा सिद्धांत है, वो इसी सिद्धांत का मतलब विश्लेषण किया, एनालिसिस किया पूरा अच्छे से मन का। तो एक एनालिसिस तो अपनों ने कर लिया, अब दूसरा क्या, गत्यात्मक पक्ष, ठीक है, वो देखते हैं। तो गत्यात्मक पक्ष, अब ये गत्यात्मक होता क्या है ये देखते हैं। गत्यात्मक, ठीक है, ये शब्द बना कैसे दिखाऊं आपको, तो देखो, गति धन आत्मक, गति ई की मात्रा और आ, ये मिलके क्या हो गया, मतलब इसमें यण संधि ऐसा कुछ है, तो आपको ये ध्यान रखना है, गत्यात्मक गति से मिलकर बना है। हो गया। तो गत्यात्मक, जिसमें कौन से पक्ष आते हैं अपने, व्यक्तित्व के घटक आते हैं, ठीक है। कौन कौन से, वो देखो 3 घटक आते हैं। आपने कभी किसी व्यक्ति को ध्यान से देखा हो, मतलब व्यक्तित्व का आप अंदाजा लगाते हो, तो 3 प्रकार के व्यक्तित्व दुनिया में पाए जाते हैं, अगर सामान्य तौर से अपने बांटे तो। कौन कौन से, एक तो पशु कह सकते हो, पार्श्विक कह सकते हो, पार्श्विक, या फिर इसे आप दानव, ठीक है। दूसरा अपने गए तो मानव, तीसरा अपने गए तो देवता। मतलब दुनिया में 3 प्रकार के लोग पाए जाते हैं व्यक्तित्व घटक। ये मैंने अपनी तरफ से बनाया, लेकिन आप समझ सकते हो अच्छे से इससे। तो दानव, मानव और देवता। दानव में जो व्यक्ति, जैसे आप ऐसे कह सकते हो, जो बच्चे मम्मी का कहना नहीं मानते, जैसे मम्मी कह भी देती है तब भी वो उनका कहना नहीं मानते, तब तो वो दानव में आ जाते, कहने के बावजूद भी वो नहीं मानते, है ना। और जो मानव है वो कह देते हैं उनको तो वो कर लेते हैं, नहीं कहते तो नहीं करते, कह देते तो कर लेते हैं, वो मानव में आ जाते हैं। देवता, उनको कहो ना कहो फिर भी वो काम कर देते हैं, ठीक है, तो वो देवता में, यही बात है, ऐसे आप समझ सकते हो। अब ऐसे व्यक्तित्व के इन्होंने घटक कितने बताए, 3। उसमें अगर आप दानव वाले ये बताओ तो इसको इन्होंने बताया, अगर मैं इंग्लिश में लिखूँ तो इड, ठीक है। इन्हें आप ऐसे कह सकते हो, जैसे आपने दानव, पार्श्विक, पशु एक ही बात है ना, वैसे ही इड भी यही बात होगी, ठीक है। इसका दूसरा नाम इड, इन्होंने अपनी लैंग्वेज में इड बताया। इसे एक और कहते हैं इंग्लिश में, चलो एक बार इंग्लिश में याद करो आप, मेन ज़रूरी इंग्लिश होती है, हिंदी भी इतनी खास नहीं होती, आपको बस याद रखना है, ठीक है, कैसे भी। अब दूसरा है मानव, मानव को इन्होंने बताया ईगो, ठीक है। और जो अपना देवता है इसको बताया सुपर ईगो, हाँ ये याद आ गया, इदम, ठीक है। इदम, अहम और
परम अहम। ठीक है, ये 3 इन्होंने प्रकार बताए हैं। अब आपको ये याद रखना है, बस इससे कोरिलेशन बना लो कि दानव ईड होता है, मानव ईगो, अहम, देवता सुपर ईगो। अब इसके अंदर इन्होंने क्या इनके गुण बताए वो अपने देखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि जो इदम होता है वो क्या होता है, अपनी इनको सिर्फ अपनी इच्छाओं से मतलब होता है। इच्छाएं, इनकी इच्छा क्या होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। ठीक है, इनकी इच्छा पूरी होनी चाहिए, बस ये हो गया। अब जो ये मानव वाला है इसमें क्या है ना, ये आप इसको एक और कह सकते हो सुखवादी। सुखवादी जो इनकी अवस्था होती है, या ये सुखवादी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं जो ईड में आते हैं। जो मानव होते हैं उसमें क्या होता है, ये आप ऐसे कह सकते हो, ना तो ये होते हैं और ना ही होते हैं, इन दोनों में बैलेंस बना रहता है। ठीक है, तो इसमें अहम वाली अवस्था आ गई, अहम, ईगो, मानव एक ही बात होती है, जिसमें ना ही तो ये काल्पनिक होते हैं, ना ही काल्पनिक और ना ही क्या कहते हैं इसको, सुखवादी या अनैतिक। अनैतिक, ना ही तो नैतिक होते हैं ना ही अनैतिक होते हैं, मतलब सेंटर सी अवस्था होती है। ठीक है, अब इसमें देखिए हम, तो ये यहीं से आप एक और कह सकते हो यथार्थ, यथार्थता। ठीक है, यथार्थ जो रियल है, रियलिटी वाली एज होती है ये। ठीक है, या एज कह सकते हो, क्या कहोगे आप इसे, जो इसका घटक है। ठीक है, रियलिटी वाला घटक हो गया। अब वो देवता है, इसमें क्या होता है, ये जो होता है ये तो भाई सुपर ईगो, तो ये तो नैतिकता की, परम नैतिकता की अवस्था होती है। इसमें तो भाई सब कुछ मोह माया है, ये वाली बातें बस इनमें होती हैं, साधु संत ये सब इसमें आ जाते हैं। ठीक है, जो हर चीज़ का त्याग कर देते हैं, तो ये आ गया सुपर ईगो में। ठीक है, ये हो गया। ये काल्पनिक भी कह सकते हो, मोरल भी कह सकते हो, आइडियल भी कह सकते हो, ये सब बातें इसमें आ जाती है। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ और करते हैं इसी के अंदर। ठीक है, वो क्या, वो देखो, देखो एक होता है मानसिक शक्ति, मानसिक शक्ति। ठीक है, और एक होती है शारीरिक। ये 2 शक्तियाँ होंगी। अगर इसको तराजू में रखें ना, तो इस एज में क्या होता है ना, जो शारीरिक शक्ति होती है वो ज़्यादा भारी हो जाती है। ठीक है, अब मैं इसको कैसे बनाऊँ, इसको थोड़ा सा आप भारी समझ लो, ये ज़्यादा भारी हो जाती है, ये ज़्यादा भारी होती है, चलो इसको नहीं, ये कम होती है। ठीक है, मानसिक शक्तियाँ इसमें कम होती है, शारीरिक इसमें ज़्यादा होती हैं। अगर इसमें मानवता वाली में बात करें तो इसमें इक्वल होती हैं दोनों। कौन सी, मानसिक शक्तियाँ और शारीरिक शक्तियाँ, ये क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, इसमें कोई पलड़ा इधर इधर वाला नहीं होता। जबकि वो देवता वाला होता है, इसमें क्या होता है, जो मानसिक शक्तियाँ होती हैं ना वो उच्च होती हैं, मानसिक शक्तियाँ ज़्यादा होती हैं। ठीक है, जबकि जो शारीरिक शक्तियाँ होती हैं वो इसमें कम होती हैं। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है भी ये अपना ना जो पूरा संतुलन है वो बस अपना सुख देखते हैं। शारीरिक पक्ष इनमें ज़्यादा है ना, तो अपने शरीर का ध्यान, जो चीज़ इनको चाहिए बस वो चाहिए, वो वाली बात है। तो इनका इस पर ज़्यादा जोर होता है, भाई इनका दिमाग क्या कह रहा है वो बात ये नहीं सुनते हैं, या दिल क्या कह रहा है ये नहीं सुनते हैं। ठीक है, इसमें अब इसमें क्या, ये तो इक्वल होता है, ये बराबर बैलेंस बना के रखते हैं मानव वाले में, तो ये बैलेंस वाला हो गया। अब इसमें क्या है ना, इनका जो मानसिक शक्तियाँ उच्च होती हैं, ये सिर्फ ये सोचते हैं कि कुछ गलत नहीं होना चाहिए, सोच भी हम कुछ गलत भी ना सोच लें ये सब, तो इसलिए इनमें मानसिक शक्तियाँ थोड़ी ज़्यादा प्रबल होती हैं। शारीरिक का कम ध्यान रखते हैं, भी हम खाएं ना खाएं लेकिन कोई भूखा नहीं रहना चाहिए, वो इसमें आ जाता है। ठीक है, तो ये सब हो गया क्या, व्यक्तित्व के प्रकार। तो ये आपको समझ आ गया होगा। तो ये दूसरा एनालिसिस हमने कर लिया स्थलाकृति सिद्धांत का, तो आशा है आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम अगला जो सिद्धांत है इसमें आपको 3 दिख रहे रक्षा युक्तियाँ, और ये हम अगली वीडियो में करेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।